तो दिस इज द केस बेस्ड क्वेश्चन, ओके, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये आपका जो ए है, दिस इज द ए लेयर। ग्राफिन फॉलिकल का ये स्ट्रक्चर है। ग्राफिन फॉलिकल आपको पता है कि ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन्स। तो ये ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होती है। ग्राफिन फॉलिकल की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सी है? थीका लेयर है। और थीका लेयर जो होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, दो लेयर है इसकी। तो थीका एक्सटर्ना जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो ये थीका एक्सटर्ना है। ठीक है बच्चों। और ये अंदर वाली जो लेयर है हमारी, ये है थीका इंटरना। थीका इंटरना, क्लियर। और इसके बाद अगर हमारी बी लेयर देखें तो बी लेयर, मैं जैसे कि आपको बता रहा था, बी लेयर हमारी होती है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, इसका मतलब होता है कि बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स मिलकर एक लेयर आफ्टर लेयर बना देती है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, या इनको हम सिंपली फॉलिकुलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देन आफ्टर दैट अगर आप देखें, आपको सेल दी गई है एफ। क्या दी गई है? यहाँ पे एक लेयर दी गई है एफ सेल। तो पहली बात तो एफ जो आपकी है, यहाँ पे जो लेयर है, ये एफ क्या होगा बताइए? क्यूमुलस ओफोरिकस। एफ बेटा, एफ। एफ सेल क्या है? जो ये लेयर आपकी है, देखो ये कैविटी जो है, ये इसको तो हम फॉलिकुलर एंट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर कैविटी भी कह सकते हो सिंपली। एंट्रम। फॉलिकुलर कैविटी या एंट्रम, आप जो भी कह लो, एक ही मतलब है इसका, फॉलिकुलर कैविटी और एंट्रम। ठीक है। डी आपका है क्यूमुलस ऊफोरिकस। क्यूमुलस ऊफोरिकस। ठीक है, इज दैट क्लियर? डी कोरोना रेडिएटा नहीं होगा? बिल्कुल। क्यूमुलस ऊफोरिकस इस तरफ होता है। किस तरफ? इस तरफ होता है। ये होगा क्यूमुलस ऊफोरिकस। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये वाली सेल कौन सी होगी फिर बताइए? कोरोना रेडिएटा। यस, कोरोना रेडिटा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो अगर आप यहाँ की सेल्स को देखेंगे तो ये कोरोना रेडिटा होंगी। कोरोना रेडिटा किस तरफ होती है? यही तो मैं आपको बोल रहा था, कोरोना रेडिटा किस तरफ होगी। देखो, कोरोना रेडिटा की कुमुलस ओफोरिकस की जो सेल होती है वो आपकी वॉल से जुड़ी होती है। ठीक है ना। ये जो आपकी जो लेयर है एफ, एफ को हम क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर आपने ग्राफिक फॉलिकल का डायग्राम ध्यान से देखा हो तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अगर आप ये देखें, डी जो है हमारी, ये कॉर्नर डेटा सेल है। कॉर्नर डेटा सेल जो हमारे सी स्ट्रक्चर के चारों ओर होती है। सी स्ट्रक्चर क्या है पहले ये बताइए आप? सेकेंडरी oocyte। हाँ जी, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, क्लियर है? अब लेबलिंग क्लियर है। और फॉलिकुलर कैविटी के यस अंदर सर। हमें पता है कि फॉलिकुलर कैविटी के अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड भी आ सकता है। फॉलिकुलर फ्लूइड भी होता है। क्लियर है? तो ये तो हमारा डायग्राम लेबल हो गया। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको कि पूछ सकते हैं आपसे कि भाई ये जो आपका थीका इंटरना है और थीका जो आपकी फॉलिकुलर सेल्स है, इनका फंक्शन क्या होता है? तो फॉलिकुलर सेल्स जैसे फॉलिकुलर फ्लूइड भी बनाती है यहाँ पर। और दूसरी बात, थीका इंटरना मैंने आपको बताया भी था। देखो, थीका नॉर्मली बुक्स में, कुछ बुक्स में लिखा होता है कि एस्ट्रोजन थीका इंटरना बनाती है, और कुछ बोलते हैं कि ग्राफिन फॉलिकल्स की सेल एस्ट्रोजन बनाती है। तो मैंने आपको आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था रेगुलर क्लास के अंदर कि एस्ट्रोजन को बनाने के लिए दोनों ही सेल का रोल होता है। थीका इंटरना भी एस्ट्रोजन को बनाने में हेल्प करती है, और फॉलिकुलर सेल्स भी एस्ट्रोजन को बनाने में हेल्प करती है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था इंटरप्ले बिटवीन थीका इंटरना सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स। याद है आपको? तो ये दोनों सेल्स मिलजुल कर एस्ट्रोजन को बनाती है।
कोई भी सेल थीका इंटरना अकेले एस्ट्रोजन नहीं बना सकती, ना ही ग्रेनुलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल्स अकेले एस्ट्रोजन बना सकती है, दोनों को मिलकर बनाना पड़ता है एस्ट्रोजन। ठीक है, इज दैट क्लियर? और Yes, ओव्यूलेशन के sir. वक्त सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है उसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ओवम नहीं कहते। ओवम हम जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम के अंदर, तो उसके अंदर मियोसिस 2 पूरी हो जाती है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte कन्वर्टेड इनटू ओवम। ठीक है, तो ये आपका था ये डायग्राम। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अगेन ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको पता है आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल हो चुके हैं और डायग्राम बेस्ड ज़्यादा हो चुके हैं। तो जैसे कि पहला आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, टीएस ऑफ ओवरी का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी है। तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा है लेबल द पार्ट ऑफ ओवरी। तो सबसे पहले आपको पूछा है ए टू डी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा ये ए क्या है आपका, अगर आप एनसीईआरटी का Tertiary डायग्राम। follicle. यस, टर्शरी फॉलिकल, दिस डायग्राम इज टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल के बाद आपको पता है तुरंत बाद ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो जाती है। तो टर्शरी फॉलिकल है। देन व्हाट इज द बी स्ट्रक्चर हेयर? Graphene follicle. नहीं नहीं, अगर आप एग्जैक्ट देखें तो एरो ग्राफिन फॉलिकल की तरफ लगा नहीं हुआ है। और वैसे थोड़ा सा एरो यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरो हाँ इसकी तरफ लगाना चाहिए इनको। अगर एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो ये एग्जैक्टली एरो इसके ऊपर होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये ग्राफिन फॉलिकल है। क्या है? ग्राफिन फॉलिकल। Follicle. ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल आ गया आपका। देन उसके बाद अभी आपको हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ाया था, तो उसके तुरंत बाद आप देखो इससे आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो जो हमने पहला वाला किया था। तो ग्राफिन फॉलिकल जब एम्प्टी होता है, ओव्यूलेशन करता है जब 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो क्या रिलीज करता है वो? सी क्या है अपना? सेकेंडरी Secondary. oocyte। सेकेंडरी oocyte। ठीक है, देन डी हमारा क्या है? देखो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको Corpus एक्सप्लेन। luteum. जो आपका डी स्ट्रक्चर है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वो है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। पर कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, Yes, sir. और उसके बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। Corpus albicans. अगर फर्टिलाइजेशन आपकी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाती है, और कॉर्पस एल्बिकन्स के तौर पे वो फिर वो डेड हो जाती है टोटल, उसके अंदर हर एक सेल डेड हो जाती है। तो ये तो हमारी लेबलिंग पूरी हो गई। तो हम कॉर्पस ल्यूटियम ही मानेंगे इस डी पार्ट को। तो लेबल द पार्ट ए टू डी, ये हमने लेबल कर दिया है। नाउ हाउ इज द टर्शरी फॉलिकल आइडेंटिफाइड? ये आपसे पूछा जा रहा है कि टर्शरी फॉलिकल को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। एंट्रम आता है। ओके, एंड सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में क्या फर्क है? देखो इसका आंसर सीधा सा ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि आपने कैसे पता लगाया कि टर्शरी फॉलिकल है। एक तो आप ये बोल सकते हो कि टर्शरी फॉलिकल जो है साइज में इंक्रीज कर गई है एज कंपेयर टू यस टर्शरी फॉलिकल, इट्स साइज is greater than सेकेंडरी फॉलिकल। और क्योंकि इसका साइज भी बढ़ गया तो इसके अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं वो थोड़ा सा मूव कर जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं और एक कैविटी बनती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। एंड ग्रैनुलोसा सेल फॉर्म ए कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये एंट्रम कैविटी क्यों बनना जरूरी होती है आपको पता है इस चीज का? क्योंकि एंट्रम के अंदर एक फॉलिकुलर फ्लूइड होता है और वो फॉलिकुलर फ्लूइड न्यूट्रिशन देता है।
आपके सेकेंडरी साइड को भी। ठीक है, क्लियर। तो ये तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम टर्शियरी फॉलिकल को। देन व्हेन इज oogenesis इनिशिएटेड? oogenesis कब इनिशिएट होती है? अगर आप एनसीईआरटी को उठा के देखें तो वहां पे लिखा भी हुआ In है। the embryonic stage. बिल्कुल। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि oogenesis is initiated during embryonic stage। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने पढ़ा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तकरीबन मिलियन सेल्स, मिलियन 1 to 2 मिलियन oogonia बन जाती है इन ईच फिटल ओवरी। हर एक फिटल मतलब जब अगर फीमेल बेबी है तो उसके ओवरी के अंदर तकरीबन oogonia 1 से 2 मिलियन ही बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होती है, यही हमने पढ़ा था। क्लियर है बात? Yes, sir. 1 2 3 4। How many primary follicles are present in each ovary during puberty? What happened to the remaining? How many primary follicles are present in each ovary during puberty? तो puberty तक आते आते 60 कि to 80,000. यस, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें तो एनसीईआरटी को इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए 60,000 to 80,000 primary follicles are present in each ovary। मतलब 1 to 2 मिलियन में से इतनी बच जाती हैं। प्यूबर्टी तक आते आते 1 to 2 मिलियन जो आपकी oogonia थी उसमें से 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच जाती है। बाकी को जो मर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपको याद होगा मैंने इसके लिए एक वर्ड बताया था आपको, फॉलिकुलर एट्रीजिया। हमने एक वर्ड यूज किया था, फॉलिकुलर एट्रीजिया। Yes. ठीक है, तो बाकी सेल्स जो है उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो पूरी तरह से मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। क्लियर है बात? तो व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग? रिमेनिंग क्या हो जाती है? डिजेनरेट कर जाती है। और उस इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रीजिया कहते हैं। ये वर्ड आप ऐड कर सकते हो इसमें। क्लियर है बात? Yes, sir. मतलब फॉलिकल सेल्स फेल्स टू डेवलप एंड दे आर फेल टू कन्वर्ट इनटू, मतलब वो अप टू ग्राफिन फॉलिकल के लेवल तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि कोई भी फॉलिकल जब डेवलप होती है तो उसका मीनिंग तभी पूरा हो पाता है जब तक वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी ना बने, सेकेंडरी से टर्शियरी ना बने और टर्शियरी से ग्राफिन ना बने, तब तक उसका मतलब जो इवेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। क्लियर है बात? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बेस्ड है पूरी तरह से। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का डायग्राम है पूरी तरह से। तो आपको पूछा गया है सवाल यहाँ पे, ऑन विच डे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द ओवम, व्हाट इज इट कॉल्ड? 14th तो day. 14th डे, It is called ovulation. तो इसको ओवुलेशन कहते हैं। तो वंस अगेन इसको ओवम नहीं कहना चाहिए, सेकेंडरी साइट कहना चाहिए। देन व्हेन डज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन राइजेस? प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब राइज होता है ये बताइए? In secretory phase. या इन सिक्रेटरी फेज, मतलब आफ्टर आफ्टर आप कह सकते हो कि 14 डे के बाद शार्प इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं ना आप, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाती है तो सिक्रेटरी Yes, फेज sir. में, सिक्रेटरी फेज में आफ्टर 14th डे। और ये वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल, आपने पढ़ा था किसी, अगर आप किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, किसी का 32 डेज होता है, तो एक वैल्यू लेके हम चलते हैं कि 14 टू 20 डे के बीच में ये लेवल राइज करेगा। फ्रॉम वेयर प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड? By corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। Corpus luteum. क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल एम्प्टी होने के बाद क्या बन जाती है? आपकी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। व्हाट हैपेंस आफ्टर 20th डे ऑफ साइकिल? व्हाट हैपेंस आफ्टर 20th डे ऑफ साइकिल? 20th डे के बाद क्या होगा? फिर से होती है Menstrual phase. शुरू वाली साइकिल। अगर वो उस पर वो डिपेंड करता है, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो
तो फिर प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू stop हो रहेगी, तब तो प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएंगे। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम stop releasing the progesterone, and due to lack of progesterone and estrogen, then the endometrium layer of the progesterone will break। ये जो endometrium layer आप देख रहे हो जो इतनी थिक हो चुकी है, ये ब्रेक करना शुरू कर देगी। और ये एंडोमेट्रियम लेयर बहुत ज्यादा रिच होती है किसमें, वेरी इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स, और ये टूटना शुरू कर देगी। जैसे ये टूटना शुरू कर देगी तो क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वहीं से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल इज मैक्सिमम। secretory phase, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल इज मैक्सिमम, कि किस फेज में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ होती है। तो बिल्कुल सिक्रेटरी फेज, वंस अगेन सिक्रेटरी फेज में सबसे ज्यादा थिक है। क्लियरली डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि वैसे तो शुरुआत प्रोलिफरेटिव फेज में शुरू हो गई थी, एस्ट्रोजन ने उसको थिक करना शुरू कर दिया था, बट सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा थिकनेस करवाता है। इफ प्रेगनेंसी अकर विल मेनेसिस कंटिन्यूज, नो, no, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराने के बाद जो है हमारा एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है, और वो प्रिपेयर करता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए। व्हाट विल हैपन टू द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल प्रेगनेंसी में घटता है कि बढ़ता high है, ये रहता पूछ है। रहा है। तो हाई रहता है। अब इसको देखो, आपको याद होगा, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, मेनली वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, और साथ में थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। इसके अलावा और कौन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन? placenta, प्लेसेंटा, ये भी याद रखना है आपने। तो लेटर ऑन प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ताकि कोई भी कमी ना रहे। थोड़ा सा कॉर्पस ल्यूटियम के काम को, के बोझ को थोड़ा सा हल्का कर देता है वो। क्लियर है बात? सो दीज आर द 3 स्पेशल क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा डेली, ठीक है, आप लोगों के लिए।